चैप्टर चल रहा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम देख रहे हैं कि प्लांट एक स्पेसिफिक टाइप की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने के लिए कुछ इंटरनल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल थे और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल थे। इंटरनल में हमने देखे 5 टाइप्स के पीजीआर। ये पीजीआर जैसे जहां जितना बनते हैं प्लांट का वो ऑर्गन वो पार्ट उसी हिसाब से अपना मॉडिफिकेशन करता है। लेकिन ये जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं इनके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर का भी प्रभाव होता है। सनलाइट कितनी मिलती है, सनलाइट ड्यूरेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, वाटर अवेलेबिलिटी कितना है, सॉइल में मिनरल्स कौन से ज़्यादा हैं कौन से कम हैं, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ हमारा एक चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन। उसमें हमने देखा कि प्लांट को नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए 17 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से जो ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स चाहिए प्लांट को उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो कम मात्रा में चाहिए उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो बहुत आवश्यक है प्लांट को कंप्लीट ग्रोथ डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें नई ब्रांच आने के लिए, नई लीव्स आने के लिए, फ्लावर डेवलपमेंट के लिए। ईच एंड एवरी कोई भी मॉडिफिकेशन जो भी होता है कोई ना कोई फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होता है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। अब इस टॉपिक में हम केवल 2 एक्सटर्नल फैक्टर की बात करेंगे, एक रहेगा सनलाइट और एक रहेगा हमारे पास टेम्परेचर। प्लांट जो है हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर जो कोई भी वर्क होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती होगी प्लांट की सेल में। कोई भी नया उसमें कुछ चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेस में चेंज आ रहा है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस कोई भी जो होती है वो एंजाइम से ही होती है, और हमको मालूम है एंजाइम टेम्परेचर के प्रति तो बड़े सेंसिटिव होते हैं। एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पर ही एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो जब एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लांट को मिलता है तो प्लांट मैक्सिमम ग्रोथ करता है, क्योंकि उस वक्त उसके एंजाइम्स फुल एफिशिएंटली काम करते हैं। हम यहाँ पर ये सभी पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ने वाले, हम केवल ये देखना चाहते हैं कि कुछ पौधों में सर्दियों में फूल आते हैं, कुछ पौधों में गर्मियों में फूल आते हैं, कुछ पौधे साल भर फूल देते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर प्लांट में ऐसा क्या है? क्या फ्लावर के डेवलपमेंट में, एक प्लांट में जब फ्लावर बनते हैं तो क्या एक्सटर्नल फैक्टर जिम्मेदार हैं? तब हमको मालूम चला इनका इंपॉर्टेंस, कि प्लांट के अंदर फ्लावर तभी आते हैं जब एक पर्टिकुलर टाइप की सनलाइट और एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर प्लांट को मिलना शुरू होता है, उसी वक्त प्लांट में फ्लावर आते हैं। आप देखते हैं कुछ पौधे सर्दियों में ही केवल फूल आते हैं उनमें। अभी जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट आपने लगाए होंगे सर्दियों में, उनमें सब में फूल आ रहे हैं, और कुछ पौधे गर्मियों में फूल आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो सनलाइट है, टेम्परेचर है, इनका कोई इफेक्ट तो नहीं है, ये जानने का प्रयास हमारे साइंटिस्ट लोगों ने किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उन्होंने हमको बताया कि एक पर्टिकुलर टाइप की सनलाइट और पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर मिलने के बाद ही प्लांट में फ्लावर आना शुरू होता है। एक्चुअली फ्लावर क्या है, जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए जो शूट है, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है,
ये शूट यहाँ से जब ये आगे ग्रोथ करता है तो ये जो पार्ट है मेरिस्टेम का ये ही फ्लावर में चेंज होता है। एक्चुअली जो एक मॉडिफाइड शूट ही फ्लावर में चेंज होता है, वो फ्लावर बर्ड्स बनता है, फ्लावर शूट बनता है। तो आखिर ये चेंजेज क्यों आए, उनमें आखिरी फ्लावर बनाने का प्रोसेस क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ने यहाँ पर ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि अब फूल बनना चाहिए, प्लांट को ऐसा मैसेज मिला, उसके बाद जो मॉडिफाइड शूट है वो फ्लावर शूट में चेंज हो जाता है। भाई फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। तो ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है? ड्यू टू द एक्सटर्नल, जो भी उसको टेम्परेचर मिला, लाइट मिला, उसके कारण ऐसा हुआ। उसके कारण इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल बने होंगे, कुछ हार्मोन्स बने होंगे जो फ्लावर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमारे जो अभी 2 टॉपिक बचे हैं वो वाकई में हम इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि प्लांट में फ्लावर आने के लिए सनलाइट और टेम्परेचर का क्या रोल है, यही हमको पढ़ना है। तो चलिए हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा फोटो पीरियोडिज्म। पहला टॉपिक क्या है? हम बात करेंगे फोटो पीरियोडिज्म। पीरियोडिज्म इसको बोलते हैं दीप्तिकालिता। हाँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा सर, हिंदी मत बोलो इतना ज़्यादा खतरनाक। एक्चुअली प्लांट ये मैसेज एक रिसीव करता है कि कितनी देर के लिए उस प्लांट को सनलाइट मिल रहा है। सनलाइट ड्यूरेशन, sunlight duration. Sunlight duration is responsible for flower development in the plant, that is photoperiodism. एक जब तक पर्टिकुलर टाइम की सनलाइट पौधे को मिलना शुरू नहीं होती तब तक उसमें फूल नहीं आते। अब आप देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है, यहाँ वेदर बनते हैं, मौसम होते हैं अलग अलग। हम देखते हैं गर्मियों में समर की बात करते हैं तो समर में क्या होता है? लॉन्ग डे होता है और स्मॉल नाइट होती है। ऐसा होता है, देखने को मिलता है। सुबह 6 बजे या 5:30 बजे सूरज उग जाता है, 6 बजे मान लीजिए, और शाम को 7 बजे तक उजाला रहता है। तो लगभग कितना टाइम हो गया? 6 घंटे इधर हो गए, 6 और 7 13 घंटे लगभग हो गए गर्मियों में। इसका मतलब रात कितनी हो गई? रात आपकी हो गई केवल 11 घंटे की। ऐसे होता है गर्मियों में। और भी थोड़ा सा इसको 5 बजे ही आप दिन उगना मान सकते हैं। लॉन्ग डे होते हैं गर्मियों में। सर्दियों में क्या होता है? विंटर में क्या होता है? सुबह 8 बजे से पहले तो सनलाइट उगती ही नहीं है और शाम को 5 बजते बजते अंधेरा हो जाता है। तो 4 और 5 केवल 9 घंटे की सनलाइट होती है। इसका मतलब आपको 13 आवर्स की नाइट मिलती है। तो कहीं ना कहीं डे ड्यूरेशन और नाइट ड्यूरेशन अलग अलग मौसम में अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग कि हमारे जो साइंटिस्ट थे, खास तौर पे मैं बात करूंगा गार्नर और एलार्ड की। गार्नर एंड एलार्ड, ये 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखिए, गार्नर और एलार्ड। इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन किए प्लांट के ऊपर और इन्होंने ये पाया कि प्लांट में फूल बनने के लिए, प्लांट में फ्लावर डेवलपमेंट के लिए एक क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन की सनलाइट की आवश्यकता होती है। उनको एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन की सनलाइट की आवश्यकता होती है। प्लांट नीड स्पेसिफिक, आप इसको स्पेसिफिक कर लीजिए, प्लांट नीड स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन सनलाइट, टाइम ड्यूरेशन सनलाइट फॉर फ्लावर डेवलपमेंट, फॉर फ्लावर डेवलपमेंट। उनमें फूल जब तक नहीं आते जब तक उनको एक प्रॉपर, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन का सनलाइट मिलना शुरू नहीं हो जाता।
जब वो प्रॉपर टाइम की सनलाइट उनको मिलना शुरू होता है उसके बाद ही प्लांट में फूल आना शुरू होता है। और ये जो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ पर गार्नर और एलार्ड ने जब अलग अलग प्लांट के ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने देखा, मान लीजिए पूरा 24 आवर का मैंने एक दिन बनाया, ये पूरा एक 24 आवर का दिन है, ठीक है। एक साइड में मैं दिन बनाऊंगा, एक साइड में रात बनाऊंगा। मान लीजिए कोई प्लांट है, अब उसमें फूल तब तक नहीं आते, उसके लिए मान लीजिए क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन है 8 आवर। माना कि उस प्लांट का क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन कितना, 8 आवर। तो मैं यहाँ से 8 आवर, यहाँ से 0 से शुरू करता हूँ, यहाँ 8 आवर हो गया, दैट इज द क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन 8, और बाकी रिमेनिंग ये आपका 24, ठीक है। तो मान लीजिए किसी स्पीसीज के लिए क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन ये अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है, पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए। मान लीजिए एक कोई क्रॉप है, उसके फ्लावर आने के लिए क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन 8 आवर है, ठीक है। तो अब इस 8 आवर के प्रति प्लांट कैसे रेस्पॉन्स करता है? दो तरह के प्लांट हो गए। एक तो वो पौधे हैं कि जिनको इस क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा जब तक लाइट मिलेगी, अगर 8 घंटे से भी ज्यादा का सनलाइट जब मिलना शुरू हो जाएगा, इस 8 तो मिनिमम है, 8 से ज्यादा अगर लाइट मिलना शुरू हो जाएगा तो उनमें फ्लावर आएंगे। मतलब उन्होंने एक क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन को पार कर लिया। दे नीड मोर टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन। ये इनका 8 घंटे इनको है ही है, 8 घंटे से ज्यादा का अगर लाइट मिलेगा तो फ्लावर आ जाएंगे। लॉन्ग डे एक्चुअली इनको चाहिए, 8 घंटे से भी लंबा समय चाहिए तब फूल आएंगे। अगर 8 घंटे से छोटे दिन है तो फूल नहीं आएंगे इन पौधों में। बात समझ में आ रही है? ये जो प्लांट है दे नीड मोर देन 8 आवर सनलाइट ड्यूरेशन। इनको दिन लंबा चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा लंबा दिन जब मिलना शुरू हो जाएगा तो प्लांट में फ्लावर आना शुरू हो जाएगा। इनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलेंगे? लॉन्ग डे प्लांट। इनको 8 आवर से भी लॉन्ग डे की आवश्यकता है फ्लावर आने के लिए। इसमें कौन कौन से पौधे आपके एग्जाम्पल में बात करूं, कौन कौन से आएंगे लॉन्ग डे प्लांट में? जैसे आपका व्हीट है, गेहूं की फसल अभी लगी हुई है। रेडिस की आप बात करते हैं, मूली की बात करेंगे, और आप बारले की बात करेंगे। बारले जौ बोलते हैं, गेहूं के जैसा ही होता है बारले। पालक की बात करेंगे। अभी देखिए सर्दियों में ये फसल लगी है, अभी इन फसलों का केवल बॉडी का पार्ट ग्रो करता जा रहा है। जितनी ज्यादा सर्दी मिलेगी, जितने छोटे छोटे दिन मिलेंगे, इनके अंदर केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। और जब एक गर्मी पड़ना धीरे धीरे शुरू होगी, दिन की लंबाई जब बढ़ जाएगी और उनको ये लंबे लंबे दिन मिलना जब शुरू हो जाएंगे, फरवरी में, मार्च में, जब इनको लंबे दिन मिलना शुरू हो जाएंगे तब इनमें फ्लावर आना शुरू हो जाएगा और आपके फसल पक जाएगी। मतलब ये पौधे अभी सर्दियों में लग रहे हैं, सर्दियों में केवल इनका बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, फ्लावर नहीं आ रहे। इनमें फ्लावर कब आएंगे? जब दिन लंबे मिलना शुरू हो जाएगा तब इनमें फ्लावर आएंगे। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान देना। लॉन्ग डे प्लांट, सर्दियों में इनमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। अभी आपके खेतों में देखिए गेहूं के पौधे केवल लंबे होते जा रहे हैं, बाली तो नहीं आ रही ना, बाली मतलब फ्लावर। अभी केवल लंबे होते जा रहे, लंबे होते जा रहे, लेकिन अभी एकदम से अगर गर्मी आ जाए तो इन छोटे छोटे पौधों में ही बाली बनना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है अगर पौधे मैच्योर नहीं हुए और उससे पहले ही बाली आ गई तो प्रोडक्शन आपका खराब हो जाएगा। इसलिए इन पौधों को अभी सर्दी का माहौल होना जरूरी है, सनलाइट ना खुले वो ही ज्यादा जरूरी है। पहले एक बार पौधे बड़े हो जाएंगे, फिर जब गर्मी आएंगी, लंबे दिन होना शुरू हो जाएंगे, फिर उनमें ऑटोमेटिक फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे।
ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। दे नीड लॉन्ग डे फ्रॉम द क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन। उनको 8 घंटे से ज्यादा लंबा दिन जब तक नहीं मिलेगा, और वो भी अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग है, कम से कम 10 दिन मिलेंगे, कम से कम 15 दिन मिलेंगे, या कम से कम 20 दिन मिलेंगे। जब लंबे लंबे 20 दिन मिल जाएंगे तब फ्लावर आएंगे, या लंबे लंबे किसी को 10 दिन भी मिल गए तो फूल आ जाएंगे, किसी को 1 दिन भी मिल गया 8 घंटे से लंबा तो फूल आना शुरू हो जाता है। ऐसे अलग अलग क्रॉप होती है, इनका कोई फिक्स नहीं है कि कितने डोज चाहिए, कितने लंबे दिन की आवश्यकता है, वो अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग होता है। कोई 10 दिन अगर लगातार उसको मिल गया लंबे लंबे दिन तो फूल आना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको इस 8 घंटे से छोटे दिन अगर मिलेंगे, अगर 8 घंटे से बड़े दिन मिल रहे तो फ्लावर नहीं आएंगे। अगर 8 घंटे से ज्यादा लंबे दिन है, मान लीजिए गर्मियों का समय चल रहा है, तो उस वक्त इनमें फ्लावर नहीं आते। उनमें फ्लावर तब आना शुरू होगा जब 8 घंटे से भी कम के दिन आ जाएंगे। उनको इससे भी क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन से कम दिन की जरूरत है। छोटे छोटे दिन रहेंगे, अंधेरा सा रहेगा, उस वक्त इनमें फ्लावर आएंगे। अगर दिन लंबे रहेंगे तो फ्लावर नहीं आएंगे। इस क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन से अगर छोटे दिन मिलेंगे, मान लीजिए 20 दिन उसको लगातार छोटे दिन मिल गए, या 10 दिन लगातार छोटे दिन मिल गए, तो इन पौधों में फ्लावर आना शुरू हो जाएगा। दे नीड स्मॉल डे फ्रॉम द क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन फॉर द फ्लावर डेवलपमेंट। तो ऐसे पौधों को बोलते हैं SDP प्लांट। इन पौधों में फ्लावर आते हैं सर्दियों के मौसम में। अभी जो पौधे जिनमें फ्लावर आ रहे हैं, जैसे गुलदाउदी का पौधा है, सर्दियों में ही फूल आते हैं उसमें। हाँ, टोबैको का पौधा है, सोयाबीन का पौधा है, और भी मैरीगोल्ड का पौधा है। हाँ, उनमें क्या है, जब स्मॉल डे होते हैं तभी उनमें फ्लावर आते हैं। तो ऐसे पौधों को बोलते हैं स्मॉल डे प्लांट। दूसरे कौन से हो गए? स्मॉल डे प्लांट। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे स्मॉल डे प्लांट के? आप सोयाबीन का नाम याद कर लीजिए, सोयाबीन में सर्दियों में ही फूल आते हैं। आप टोबैको का नाम याद कर लीजिए, टोबैको। हाँ, कॉस्मोस एक गेंदे के जैसा होता है, कॉस्मोस। आप डहेलिया का नाम याद कर लीजिए, डहेलिया, बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। आप गूगल पे सर्च करो ना, डहेलिया फ्लावर, सर्दियों में ही फूल आते हैं उनमें। बहुत सारे आप देखिए, अभी सर्दियों के मौसम में इतनी सारी वैरायटी है फ्लावर की, बहुत ज़्यादा। गर्मियों के में थोड़ा सा कम वैरायटी है फ्लावर वाली, ऑर्नामेंटल वाली। सर्दियों में बहुत फूल आते हैं। तो एक्चुअली उनमें फूल तब आते हैं जब क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन से छोटे दिन उनको मिलना शुरू होते हैं। और ये पौधे ऐसे हैं कि क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन से बड़े दिन जब तक नहीं आएंगे तब तक फ्लावर नहीं आएंगे। और ऐसे भी पौधे देखे गए जिनमें क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन से फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो साल भर फूल देते रहते हैं, एवरग्रीन। एक्चुअली ग्रीन क्या, जो होल ईयर आपको फ्लावर दे सकते हैं, कभी भी आप उनको लगा दीजिए, वो गर्मियों में भी आपको फ्लावर देंगे, वो विंटर में भी आपको फ्लावर देंगे। उन पौधों को बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, NDP, न्यूट्रल डे प्लांट या डे न्यूट्रल प्लांट उनको हम कहते हैं, NDP। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स विद फोटो पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, देर आर 3 टाइप ऑफ प्लांट। 3 तरह के पौधे होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, फ्लावर कब आएंगे? लॉन्ग डे में फ्लावर आएंगे। लॉन्ग डे में फ्लावर आएंगे जब लंबे लंबे दिन मिलना शुरू होंगे, मतलब समर में खास तौर पे जैसे जैसे दिन की लंबाई बढ़ेगी इनमें फूल आना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट डे प्लांट, SDP, इनमें फूल कब आएंगे? जब स्मॉल डे मिलना शुरू हो जाएगा। जब इनमें खासतौर पे हम बात करेंगे विंटर में जो फूल आते हैं वो फसल आपके स्मॉल डे प्लांट हैं। और एक क्रॉप है, एक ऐसे भी पौधे हैं जिनमें इस टाइम ड्यूरेशन का कोई खास रोल नहीं है, उनको डे न्यूट्रल प्लांट या न्यूट्रल डे प्लांट बोलते हैं, NDP। इसमें खास तौर पे हम बात करेंगे कॉटन,
हम बात करेंगे टोमेटो। आप टमाटर की फसल कभी भी लगा दीजिए, किसी भी फसल में लगा दीजिए। आप मक्का, जिया मेज, हाँ, आप मक्के को किसी भी फसल में लगा दीजिए, उसमें फूल आ जाएंगे। पहले वो प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, उसके बाद उसमें फूल आ जाएंगे। हाँ, आप ये कुकुम्बर फैमिली जो है, खीरा, ये खीरा कोई भी मौसम में आप लगा सकते हैं। सर्दियों में भी फूल आ जाएंगे, गर्मियों में भी फूल आ जाएंगे। खासतौर पे टमाटर और खीरा आपको याद रह जाएंगे, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। So on the basis of photoperiodism, there are three type of plant. One are the long day plant, second are the small day plant, and third are the neutral day plant. मुझे लग रहा है कि गार्नर और एलार्ड का ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया होगा। प्लांट में फ्लावर आने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन का दिन होना जरूरी है। बाद में जब और रिसर्च हुआ तो उन्होंने बताया कि जितना इंपॉर्टेंस दिन की लंबाई का है, उतना ही इंपॉर्टेंस रात की लंबाई का भी है। और रात की लंबाई लगातार मिलना चाहिए। मान लीजिए हम लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट को यहां तक उजाला चाहिए। हाँ, इतना, ये दिन है, इधर ये आपका रात है, तो ज्यादा लंबे दिन की जरूरत है। इसका मतलब इनको छोटी रात की जरूरत है। तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता रात का तो, लेकिन स्मॉल डे प्लांट जो होते हैं, जिनको छोटे छोटे दिन चाहिए और उनकी रात लंबी चाहिए, अगर इस रात में हम आर्टिफिशियल उजाला कर दें, पेड़ों को रात में अगर हम उजाला कर दें आर्टिफिशियल लाइट से, तो इनमें फ्लावर बनने की प्रोसेस प्रभावित हो जाएगी। आजकल आपको मालूम चल रहा है लाइट पॉल्यूशन भी माना गया है। लाइट पॉल्यूशन एक्चुअली हमने रात में भी दिन के जैसा उजाला कर दिया, जिससे प्लांट के अंदर फ्लावर बनना प्रभावित हो गया है। और ये खास तौर पे स्मॉल डे प्लांट के लिए बड़ा ही नुकसान वाला है। स्मॉल डे प्लांट को स्मॉल डे मिल ही नहीं पा रहे एक्चुअली। हाँ, वो तो जब रात में भी हम उजाला कर दे रहे तो लॉन्ग हो जाता है, हम रात में भी उसको आर्टिफिशियल लाइट देके प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये लाइट पॉल्यूशन, ये कंसेप्ट केवल बायोलॉजी वाले समझते हैं कि लाइट पॉल्यूशन क्या होता है। ये लाइट भी ना, ये अंधेरा रहना चाहिए रात में। पौधों को रात है तो रात होना चाहिए, दिन है तो दिन होना चाहिए। ये भी एक कंसेप्ट थोड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर पौधे में ये दिन की लंबाई कितनी चल रही है, ये कैसे पता चलता है पौधे को? पौधे का कौन सा पार्ट है जो ये मैसेज रिसीव करता है कि अभी दिन की लंबाई कितनी है या रात की लंबाई कितनी है? तो दिन की लंबाई मतलब सनलाइट गिरेगी, सनलाइट मतलब प्लांट की लीफ में ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सनलाइट से कुछ चेंज होता होगा। हाँ, वो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि सनलाइट ड्यूरेशन का जो मैसेज है वो प्लांट की लीफ इस मैसेज को रिसीव करती है। अब प्लांट तो इतना है, ये लीफ है, फ्लावर यहां पे आएगा, ये शूट आपका फ्लावर बनाएगा। तो सनलाइट का मैसेज इसको आया कि भैया 5 घंटे लाइट मिल रहा है कि 10 घंटे लाइट मिल रहा है, वो मैसेज रिसीव करेगा लीफ। तो लीफ में कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल बनना चाहिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो यहां से ट्रांसफर होके इस पार्ट में जाके मैसेज दे कि भैया आपको फ्लावर अब बनाना है। तो वो कौन सा केमिकल है उसकी पहचान तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने उसको नाम दिया फ्लोरिजन हार्मोन। कि प्लांट के अंदर जब प्रॉपर सनलाइट ड्यूरेशन मिलना शुरू हो जाता है, तब प्लांट की लीफ में फ्लोरिजन नाम का हार्मोन बनता है। और ये फ्लोरिजन हार्मोन ट्रांसफर होकर एपिकल शूट को फ्लावर शूट में कन्वर्ट करवा देता है। ये कैसा होता है, क्या होता है, बनता है कि नहीं बनता है, इसके बारे में कोई एविडेंस अभी तक नहीं है। एक काल्पनिक हार्मोन है प्लांट का, जिसको नाम दिया फ्लोरिजन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर डेवलपमेंट। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर डेवलपमेंट। कब बनता है फ्लोरिजन हार्मोन? जब एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन की सनलाइट प्लांट को मिलती है, तब उसके अंदर फ्लोरिजन जैसा कुछ केमिकल बनता है और उसी के चलते एक एपिकल शूट एक फ्लावर शूट में कन्वर्ट होती है।
तो ये पूछा जाता है जनरली कि फोटोपिरिडिज्म का मैसेज प्लांट का कौन सा पार्ट रिसीव करता है। तो आंसर आएगा लीफ। क्या फोटोपिरिडिज्म में किसी हार्मोन को रेस्पॉन्सिबल मान सकते हैं? बिल्कुल फ्लोरिजन को मानेंगे। फ्लोरिजन कैसा होता है, कहाँ बनता है, कैसे ट्रांसफर होता है, ये काल्पनिक बातें हैं, हमको नहीं मालूम, लेकिन 100% लाइट ड्यूरेशन से ही प्लांट में फ्लावर बनते हैं, ऐसा हमको ऑब्जर्व हुआ। ये आप रिसर्च करेंगे, हो सकता है कुछ ऐसा केमिकल मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। देखिए जब प्लांट बेंडिंग कर रहे थे तो भी कुछ ऐसा ही देखा कि शायद कोई केमिकल है, तभी तो ऑक्सीजन की खोज हुई थी। तो यहाँ पर इतना तो पता चल रहा है कि वाकई में जब ड्यूरेशन सनलाइट का प्रॉपर मिलता है तभी फ्लावर बनते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल तो इसके अंदर ऐसा बनता होगा। तो वो केमिकल की पहचान जो खोज करेगा उसका नाम फिर फेमस हो जाएगा। तो आपके लिए चैलेंज है, आप लोग ऐसा कुछ ढूंढिए प्लांट में कि कौन सा केमिकल बन रहा है, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे वो ट्रांसफर होता है। जैसे क्रेब्स ने बताया क्रेब साइकिल, इससे ऐसे बनता है, इससे ऐसे बनता है, ऐसे आप ढूंढिए कि फ्लोरिजन कैसे बनता है, फ्लोरिजन बनने की प्रोसेस क्या है। लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ समथिंग कुछ तो बन रहा है, तभी तो फ्लावर में ये चेंज हो रहा है, नहीं तो कैसे होता चेंज। तो ये अभी थोड़ा सा हम ज्यादा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये अब फोटोपिरिडिज्म हमको बिल्कुल समझ में आ गया। लॉन्ग डे प्लांट में लॉन्ग डे जब तक नहीं मिलेंगे तब तक फूल नहीं आएंगे। इस शॉर्ट डे प्लांट में फूल तब तक नहीं आएंगे जब तक उसको शॉर्ट डे मिलना शुरू नहीं हो जाएगा। छोटे छोटे दिन मिलेंगे तो फूल आएंगे। अगर वो छोटे छोटे दिनों में बीच में आपने आर्टिफिशियल लाइट लगा दिया तो बेचारा फूल बनना प्रभावित हो जाएगा। तो जो सर्दियों में फूल जिनमें आते हैं वहां पे आसपास आर्टिफिशियल लाइट नहीं लगाना है, एकदम घुप अंधेरा रखना है, तभी आपको दिन में फूल खिलते हुए ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, आपको प्रॉपर समझ में आया। गार्नर और एलार्ड, इनका नाम याद रखना है। चलिए अगला जो हम बात करेंगे वो रहेगा टेम्परेचर। अगली बात क्या करेंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, फ्लावर डेवलपमेंट टेम्परेचर से कैसे प्रभावित होता है। देखिए ये ऑब्जर्व किया हमारे टीडी लाइसेंको ने। टीडी लाइसेंको ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि प्लांट में फ्लावर बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं, लेकिन प्लांट में फूल तब तक नहीं आ सकते। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, इसका डेवलपमेंट हुआ एक सीड से, ये सीड था, इसमें एम्ब्रियो था, इस एम्ब्रियो के जर्मिनेशन से ये प्लांट बना है। तो टीडी लाइसेंको को ये ऑब्जर्व हुआ कि प्लांट में फ्लावर आने के लिए ये आवश्यक है कि उसकी लाइफ ड्यूरेशन में उसको कभी ना कभी एक बार, वन टाइम, कभी ना कभी कम से कम एक बार उसको 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिला हो, तभी उसमें फूल आएंगे, नहीं तो फूल नहीं आएंगे। ऐसा ऑब्जर्वेशन किसका था? टीडी लाइसेंको का। कई बार कुछ साइंटिस्ट इसको 0 से 10 डिग्री भी मानते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावर डेवलपमेंट। पौधे को लाइफ में कभी ना कभी कम से कम एक बार उसको लो टेम्परेचर का डोज मिलना चाहिए, तभी फूल आएंगे, नहीं तो फूल नहीं आएंगे। अब वो लो टेम्परेचर उसको कभी भी मिल सकता है। वो सीड के रूप में था तब उस सीड को आप लो टेम्परेचर दे सकते हैं। वो पौधा अभी ग्रो कर गया, अब उसको आप लो टेम्परेचर दे सकते हैं। अगर लो टेम्परेचर मिलेगा तो फूल आएंगे, लो टेम्परेचर नहीं मिला तो फूल नहीं आएंगे। सर बात कुछ समझ में नहीं आ रही है भाई। ये देखिए बहुत सिंपल है। इसमें मान लीजिए एक पौधा है, उसमें सीड बने फरवरी या मार्च में सीड बन गए, ठीक है। अब सीड के अंदर एक बेबी प्लांट है। आप बताओ मार्च के महीने में जो खुद पैदा हुआ है, क्या इसको लो टेम्परेचर मिला? नहीं मिला।
अब इस पौधे को आपने जुलाई के महीने में खेत में लगा दिया, क्या अभी तक इसको कोई लो टेम्परेचर मिला? नहीं मिला। अब ये जुलाई में पैदा हुआ, अक्टूबर तक खूब बढ़ा, अभी भी इसको लो टेम्परेचर नहीं मिला। नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, अब दिसंबर में इसको लो टेम्परेचर मिल गया, अब इसमें फूल आ सकते हैं। अब फूल आ सकते हैं, इसका मतलब जब तक उसको वो लो टेम्परेचर नहीं मिल रहा था तब तक उसमें फूल नहीं आ रहे थे। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए कोई पौधे में जल्दी फूल लाने हैं, आप चाहते हैं कि मैं तो ये जो मार्च में तैयार हुआ, मुझे जुलाई में ही फूल चाहिए इस पौधे से, तो आप क्या कीजिएगा, वो जो सीड निकले हैं उन सीड को अपना बहुत सारा इकट्ठा करके थोड़ा सा गीला कर दीजिए, जर्मिनेशन की स्टेज में ले आइए और उनको फ्रिज में रखकर लो टेम्परेचर दे दीजिए। 2 दिन 4 दिन जो भी है, उनको आप फ्रीजर में रख दीजिए, वो ठंडे हो जाएंगे, उनके एम्ब्रियो को लो टेम्परेचर मिल जाएगा। और अब आप इन सीड को लगा दीजिए, मार्च में ही लगा दीजिए आप, तो आपको जुलाई में आकर फूल बन जाएंगे, फूल खिल जाएंगे इस पौधे में। और पहले इसमें फूल नहीं खिल रहे थे, जब उसको सर्दी मिल गई तब जाके फूल मिले। अब सर्दी तो उसने अपने बचपन में ही ले ली, सीड के रूप में ही ले ली, अब सर्दी उसको मिल गई, इसका मतलब उसमें फूल आ जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी क्रॉप को, जिसमें आपको किसी भी मौसम में अगर फ्लावर चाहिए, तो आप उस सीड को लो टेम्परेचर दे दीजिए, आपका फ्लावर में आराम से डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका फ्लावर बन जाएंगे किसी भी मौसम में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वर्नेलाइजेशन। तो ड्यू टू द ट्रीटमेंट विद लो टेम्परेचर वी कैन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। लो टेम्परेचर का डोज देने से फ्लावर डेवलपमेंट को प्रमोट करना ही वर्नेलाइजेशन कहलाता है। और एक बार इन सीड को आपने लो टेम्परेचर दे दिया, आप चाह रहे हैं अरे ये तो गलती हो गई, मुझे तो दोबारा से ये फ्लावर अभी नहीं बनवाने, आप इसको वापस से हॉट टेम्परेचर पे रख दीजिए उसी वक्त। ज्यादा लेट करेंगे तो नहीं होगा, फ्रीजर से निकालते ही तुरंत हॉट कर दीजिए थोड़ा सा, तो उनका जो वर्नेलाइजेशन प्रॉपर्टी पैदा हुआ वो खत्म हो जाएगा। ऐसा देखने को मिला, उसको डीवर्नेलाइजेशन कह सकते हो। वर्नेलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं बसंतीकरण। बसंतीकरण, हाँ बसंती, शोले फिल्म याद आ रही होगी आपको। तो वर्नेलाइजेशन क्या है? फ्लावर अगर आपको चाहिए पौधे में, तो उसकी पूरी लाइफ में कभी ना कभी उसको लो टेम्परेचर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो फ्लावर दे ही नहीं सकता, तो आपको लो टेम्परेचर देना पड़ेगा। चाहे सीड में दे दो, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इसका मैसेज कौन रिसीव करता है, लो टेम्परेचर का मैसेज। या तो ये स्टेम जो है एपिकल, ये जो एपिकल शूट है, एपिकल शूट, ये भी लो टेम्परेचर का मैसेज रिसीव कर सकता है। और ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो बैठा है, वो एम्ब्रियो ये भी लो टेम्परेचर का मैसेज रिसीव कर लेता है। और टीडी लाइसेंको ने बताया कि जब प्लांट को लो टेम्परेचर मिल जाता है, तब उस प्लांट के अंदर एक हार्मोन, जिसका नाम दिया वर्नेलिन, वर्नेलिन, ये हार्मोन उस प्लांट के अंदर, उस सेल के अंदर, उस एम्ब्रियो के अंदर बन जाता है। और जब वर्नेलिन बन जाता है तो प्लांट में फ्लावर आना शुरू हो जाता है। अब वर्नेलिन क्या होता है, कैसा होता है, किसी को नहीं मालूम। एक काल्पनिक हार्मोन है प्लांट के अंदर, जो किसी को नहीं मालूम कि ये क्या है, लेकिन ऐसा कंसेप्ट आपको याद रखना है। लो टेम्परेचर से प्लांट में वर्नेलिन जैसा केमिकल बन जाता है, और ये केमिकल ही उसको डिफरेंशिएट करके फ्लावर बनना शुरू करवा सकता है। जब तक प्लांट में वर्नेलिन नहीं होगा तब तक प्लांट में फूल नहीं आ सकते, ऐसा ऑब्जर्व हुआ। उसकी लाइफ में कभी ना कभी उसको लो टेम्परेचर मिलना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका टीडी लाइसेंको हो गया। और कौन सा पार्ट लो टेम्परेचर को रिसीव करता है, यहां से यही क्वेश्चन आते हैं
ये दो जो टॉपिक हैं आपके, एक पहला टॉपिक हो गया आपका फोटो पीरियडिज्म और दूसरा हो गया वर्नेलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो आपको कौन सा हार्मोन मिलता है? फ्लोरिजन हार्मोन ये बनता है। इसमें कौन सा बनता है? वर्नेलिन हार्मोन बनता है। ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, इसका नेचर कैसा है किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसे बनते हैं ऐसा हमको बताया गया है। कुछ ना कुछ तो बनता होगा तभी तो ये फूल आते हैं, नहीं तो कैसे आएंगे? सिंपल सी बात है। इसका मैसेज जो रिसीव करते हैं, सनलाइट कितनी देर मिला, छोटा मिला कि ज्यादा मिला, ये होता है लीफ। प्लांट का लीफ ये मैसेज रिसीव करता है। और वर्नेलाइजेशन का जो होता है वो एम्ब्रियो, खासतौर पे सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है या एपिकल शूट जो है, हाँ ये एपिकल शूट ये आपका लो टेम्परेचर के मैसेज को रिसीव करता है। ये रूट टिप हो सकता है, शूट टिप हो सकता है, हाँ खासतौर पे एम्ब्रियो। फोटोपीरियडिज्म में आपके दो साइंटिस्ट थे, गार्नर और एलार्ड। और वर्नेलाइजेशन में कौन है आपके? टीडी लाइसेंको। आपको लाइसेंको का नाम याद हो जाए तो वही बहुत है। लाइसेंको ने ये बताया था लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है फ्लावर आने के लिए। इन्होंने बताया कि एक प्रॉपर सनलाइट ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है फ्लावर आने के लिए। तो ये दोनों कंसेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद हमको समझ में आ गया है और इस तरह से हमारा पूरा प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो गया है। तो प्लांट फिजियोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे हार्मोन्स, उनके एप्लीकेशन, उनके फंक्शन हमने देखा, प्लास्टिसिटी, और लास्ट फाइनल हमने देखा फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन। तो इस तरह से हमारा प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11 आज फिनिश होता है।